अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम एक क्विक रिवीजन करेंगे टाइम सीरीज का। और टाइम सीरीज के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये 2000 से लेके 2020 तक का मेरे पास डेटा अवेलेबल है इन्फ्लेशन का। हम ऑलरेडी टाइम सीरीज पढ़ चुके हैं कि टाइम सीरीज के अंदर इंटरवल सेम होने चाहिए। तो देखें, एक एक साल का डिफरेंस है सबके अंदर। ठीक है। अब पहला कंसेप्ट है ऑटो कोरिलेशन। मैं लिखता रहता हूँ साथ साथ, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि ये जो करंट वैल्यू है ये अपनी प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है ये जो 2001 की इन्फ्लेशन है ये डिपेंड कर रही है 2000 के ऊपर। ये जो 2002 की इन्फ्लेशन है ये डिपेंड कर रही है 2001 के ऊपर। इसी तरह ये जो 2003 की इन्फ्लेशन है ये डिपेंड कर रही है 2002 के ऊपर। ये हम कह देंगे फर्स्ट लैग। फर्स्ट लैग का मतलब है कि करंट ईयर की वैल्यू अपने प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर करंट ईयर की वैल्यू 2 साल पहले डिपेंड कर रही होती तो हम इसे कहते हैं सेकंड लैग। 2 साल पहले डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर 2002 की वैल्यू 2000 पे डिपेंड कर रही होती तो हम कहते हैं सेकंड लैग है। इसी तरह अगर 2003 की वैल्यू अगर 2001 पे डिपेंड कर रही होती तो हम कहते हैं कि ये सेकंड लैग है। इन्फ्लेशन को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वाई का। ठीक है। अब सबसे पहले जो आपने टाइम सीरीज में कंसेप्ट सीखना है ना, वो शिश्नैरिटी का है। क्योंकि जो टाइम सीरीज है ना उसका स्टेशनरी होना जरूरी होता है। अब सवाल ये होता है शिश्नैरिटी क्या होता है और हमें कैसे पता चलता है। मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ इसकी स्पेलिंग भी ताकि आपको क्लियर है। स्टेशनरी होना जरूरी है। स्टेशनरी होने का मतलब ये है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ इसके मीन, इसके वेरिएंस और इसके कोवेरिएंस में कोई फर्क ना आ रहा हो। यहाँ पे मैं पेंट में ओपन भी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब ये देखें, अगर ये मेरा टाइम बढ़ रहा है और ये देखें ये मेरी इन्फ्लेशन यूं जा रही है। इसका मतलब है टाइम बढ़ने के साथ इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इसी तरह अगर मेरी इन्फ्लेशन यूं हो रही होती टाइम के साथ तो इसका मतलब है टाइम के साथ इन्फ्लेशन कम हो रही है। अब ये देखिएगा, अगर इस तरह का ग्राफ बनता है तो इसे हम स्टेशनरी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ मीन नहीं बढ़ रहा। टाइम के साथ मीन सेम है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगला कंसेप्ट। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे जंप बड़ा आया है, यहाँ पे जंप छोटा आया है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है कि टाइम के साथ ना मीन बढ़ेगा ना वेरिएंस बढ़ेगा ना कोवेरिएंस बढ़ेगा। तीनों चीजें अक्रॉस द टाइम सेम रहेगी। मतलब टाइम बढ़ने से ना मीन में कोई फर्क आएगा ना वेरिएंस में कोई फर्क आएगा ना कोवेरिएंस में कोई फर्क आएगा। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिएगा, अब इसमें क्या हो रहा है, कभी बड़े जंप आ रहे हैं कभी छोटे जंप आ रहे हैं। इसका मतलब है वेरिएंस सेम नहीं है। तो इसको भी स्टेशनरी नहीं कहेंगे। वजह क्या है? मीन तो टाइम के साथ नहीं बढ़ रहा लेकिन वेरिएंस इक्वल नहीं आ रहा। तो हमें इक्वल जंप चाहिए। अगर इक्वल जंप आ रहे होंगे तो इसका मतलब है वेरिएंस भी अक्रॉस द टाइम सेम है। इसी तरह फिर तीसरी चीज हम देखेंगे कोवेरिएंस, कि कोवेरिएंस भी अक्रॉस द टाइम सेम होना चाहिए। कोवेरिएंस भी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सेम है तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारी सीरीज स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी चेक करने के लिए हमें कुछ टेस्ट लगाने पड़ते हैं। उन टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट का नाम है यूनिट रूट टेस्ट। यूनिट रूट का नल हाइपोथेसिस ये होता है कि सीरीज यूनिट रूट है। अगर सीरीज यूनिट रूट है तो मतलब स्टेशनरी नहीं है, और अगर स्टेशनरी है तो मतलब फिर यूनिट रूट नहीं है। इसका मतलब ये है यूनिट रूट की अगर सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आएगी तो इसका मतलब है सीरीज स्टेशनरी नहीं है, सीरीज यूनिट रूट है। जब आप यूनिट रूट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसकी अलग से ईवीएस की वीडियो बनी हुई है। तो एक टेस्ट है एडीएफ। एडीएफ का पूरा नाम है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। इसकी सिग वैल्यू आ रही होगी। तो ये चेक कर रहा होता है स्टेशनरी है या नहीं। दूसरी जबान में ये चेक कर रहा होता है कि यूनिट रूट है या नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, इसका नल हाइपोथेसिस है कि यूनिट रूट है। इसका मतलब है ऑगमेंटेड डिकी फुलर की वैल्यू अगर 0.05 से ज्यादा आएगी इसका मतलब है यूनिट रूट है, स्टेशनरी नहीं है। तो अगर सिग वैल्यू लेस देन 0.05 आएगी
तो इसका मतलब है स्टेशनरी है। अच्छा, अब हमारी टाइम सीरीज की रिक्वायरमेंट है कि स्टेशनरी होना चाहिए। अब अगर हमारी सीरीज स्टेशनरी नहीं है तो उसको स्टेशनरी कैसे किया जाए? उसका आंसर है, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है डिफरेंस। हम डिफरेंस लेंगे। अब जैसे सीरीज का नाम है y, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब क्या है? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस कर दिया। अब ये देखें, हर वैल्यू में से उसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू लेस हो गई है, तो ये हो गया डिफरेंस। इसे कहेंगे फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर यूनिट रूट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देखेंगे स्टेशनरी हुआ या स्टेशनरी नहीं हुआ। अगर स्टेशनरी हो गया, वेरी गुड। अगर स्टेशनरी नहीं हुआ तो हम सेकंड डिफरेंस लेंगे। सेकंड डिफरेंस लेने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट डिफरेंस का दोबारा से फर्स्ट डिफरेंस ले लेंगे। मैं रिपीट कर दूं, सेकंड डिफरेंस लेने के लिए आपको फर्स्ट डिफरेंस का दोबारा से फर्स्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अब 2002 में से 2000 की वैल्यू को लेस कर दें। अक्सर लोगों को लगता है फर्स्ट डिफरेंस के लिए 2001 में से 2000 को लेस करना था, तो सेकंड डिफरेंस के लिए 2002 को लेस करेंगे 2000 में से, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस का फर्स्ट डिफरेंस ले लेंगे, तो इसे हम कहेंगे सेकंड डिफरेंस। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी सीरीज स्टेशनरी ना हो जाए। और स्टेशनरी का टेस्ट ई व्यूज पे कैसे परफॉर्म होता है, इसकी वीडियोस जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ई व्यूज की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो उसमें ऑलरेडी सीख चुके हैं कि स्टेशनरिटी का टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो पहली एजम्पशन थी स्टेशनरी होने की, तो हमने स्टेशनरी पढ़ लिया, ऑटो कोरिलेशन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, फर्स्ट डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। अब मुझे मॉडल को फिट करना है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो y है ये स्टेशनरी है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा y ऑलरेडी स्टेशनरी है। तो इसे हम कहते हैं कि हम अपना मॉडल बना रहे हैं लेवल पर। लेवल पर बनाने का मतलब ये है कि हमें डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी सीरीज को स्टेशनरी करने के लिए। अगर ये स्टेशनरी ना होता और मुझे डिफरेंस लेना पड़ता, तो फिर मुझे आपको बताना पड़ता कि सीरीज को स्टेशनरी करने के लिए मैंने डिफरेंस लिया था। फिर मैं कहता D1 है या फिर D2 है। D1 का मतलब ये हुआ कि सीरीज को स्टेशनरी करने के लिए मैंने फर्स्ट डिफरेंस लिया है, और D2 का मतलब ये हुआ कि सीरीज को स्टेशनरी करने के लिए मैंने सेकंड डिफरेंस लिया है, और D3 का मतलब ये हुआ कि सीरीज को स्टेशनरी करने के लिए मैंने थर्ड डिफरेंस लिया होगा। तो टेक्निकली फिर मुझे आपको डी का ऑर्डर बताना पड़ता। डी का ऑर्डर बताने का मतलब ये है कि आपकी सीरीज को स्टेशनरी करने के लिए आपने कौन सा डिफरेंस दिया है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरा D0 है, तो D0 का मतलब है कि आपको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी सीरीज को स्टेशनरी करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सीरीज लेवल पे स्टेशनरी थी। ये तो स्टेशनरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगली चीज जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑटो रिग्रेशन। ऑटो रिग्रेशन। ऑटो रिग्रेशन का मतलब ये है कि आप सीरीज को प्रिडिक्ट करेंगे उसके प्रीवियस ईयर्स की वैल्यू के साथ। कैसे? अब जैसे ये देखें, ये 2003 की वैल्यू है, ये सॉरी 2000 की वैल्यू है, 2001 की वैल्यू है, वेरिएबल का नाम है y। अब मैं जो पहला इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा y t-1। इस पूरे डेटा को मैंने कॉपी किया, और मैंने एक रॉ छोड़ के इसको ड्रॉप कर दिया। अब ये देखें, करंट ईयर के सामने प्रीवियस ईयर की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूँ 34 डिपेंड कर रहा है 23 पे, देखें सामने आ गया। 25 डिपेंड कर रहा है 34 पे, ये भी सामने आ गया। 28 डिपेंड कर रहा है 25 पे। तो मैंने क्या किया, हर करंट ईयर की वैल्यू के सामने उसके प्रीवियस ईयर की वैल्यू रख दी है। इसे हम कहते हैं लैग। लैग वन। लैग वन ये कि करंट ईयर की वैल्यू के आगे प्रीवियस ईयर की वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं क्या करता, इसको कॉपी पेस्ट करता दो रॉ नीचे, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। दो रॉ के नीचे, इसका मतलब है मुझे लगता है कि 25 है, ये 2 साल पहले डिपेंड कर रहा है, 2 साल पहले की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मतलब 25 23 पे डिपेंड कर रहा है। 2002 की वैल्यू 2000 पे डिपेंड कर रही है, 2003 की वैल्यू 2001 पे डिपेंड कर रही है। तो देखें 25 के आगे मैंने 23 लिख दिया, 28 के आगे मैंने 34 रख दिया। इसका मतलब है मैं कहना चाह रहा हूँ कि लैग 2 है जो सिग्निफिकेंट है। लैग 2, इसे मैं कह दूंगा
वाई टी माइनस टू। ये आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी। वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, टी माइनस टू मतलब दो लैग ले लिए। इस तरह मैं लैग थ्री ले सकता हूँ, लैग फोर ले सकता हूँ, डिफरेंट लैग ले सकता हूँ। अब माने कि मैंने पांच लैग ले लिए, लैग वन टू थ्री फोर फाइव, और मैं देखना चाहता हूँ किस लैग पे इम्पैक्ट पड़ता है, किस लैग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इन पांचों को इंडिपेंडेंट रखूंगा, वाई को डिपेंडेंट लगाऊंगा, लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर दूंगा, फिर देखूंगा कौन सा लैग सिग्निफिकेंट आया, कौन सा लैग सिग्निफिकेंट नहीं आया। इसे मैं कह दूंगा ऑटो रिग्रेशन। अच्छा, ऑटो रिग्रेशन को डोनेट करते पी से। पी से, पी का मतलब क्या हुआ? अगर आपने कहा पी वन था, इसका मतलब ये है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल का एक लैग लिया है। तो अगर आप कह रहे हैं कि पी टू था, इसका मतलब है आपने दो लैग लेके काम किया। इसी तरह थ्री फोर फाइव। अगर आप पी फोर कह देते हैं, इसका मतलब है आप चार लैग लेके काम कर रहे हैं। डिफरेंस को हम डी से डोनेट कर रहे थे, याद रखिएगा, और लैग को हम डोनेट कर रहे हैं पी से। तो पी फोर का मतलब है आपने डिपेंडेंट के चार लैग लिए होंगे। अब सवाल ये उठता है, एक नया कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कितने लैग लेने हैं, कितने लैग नहीं लेने। तो इसकी वीडियो भी ई व्यूज की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने क्रेलोग्राम के थ्रू ये बात सिखाई हुई है कि किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा कि कितने लैग लेने हैं। उसमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की हुई है। उसमें ये बात सिखाई गई है कि ऑटो रिग्रेशन का लैग कैसे लेना है, और इसके बाद जो भी हम पढ़ने वाले मूविंग एवरेज, उसका लैग कैसे लेना है, ये दोनों बातें सिखाई हुई है। तो अब तक हमने सीख लिया ऑटो रिग्रेशन, और ऑटो रिग्रेशन में जो लैग का कंसेप्ट होता है, ये दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली। तो ये भी डिस्कस कर लिया कि ऑटो रिग्रेशन को हम पी से डोनेट करते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ए आर मॉडल। अब आपसे कहा जाता है ए आर वन किया है, इसका मतलब है आपने डिपेंडेंट के एक लैग लिया होगा। तो अगर आपसे कहा जाता है ए आर टू किया है, तो इसका मतलब है आपने डिपेंडेंट के दो लैग लिए होंगे। तो ऑटो रिग्रेशन को ए आर मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं मूविंग एवरेज। इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि जब आप y को प्रिडिक्ट करेंगे और फिर हम एक चीज निकालते हैं y माइनस वाई हैट, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल कहते हैं, एक वेरिएबल बन जाएगा रेजिडुअल का, जिसको हम एरर भी कहते हैं। ठीक है। अब माने ये जो सारा डेटा है, ये एरर का आ गया। मैं ऐसे ही रैंडम वैल्यूज पुट कर रहा हूँ समझाने के लिए। ये पूरा जो वेरिएबल है, ये रेजिडुअल का एरर का है। एरर क्या होता है, हमने लीनियर रिग्रेशन में बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि y माइनस वाई हैट, जो एक्चुअल y होता है उसमें से प्रेडिक्टेड y को लेस करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। अब ये हर साल का एरर है, ये 2000 का एरर है, ये 2001 का एरर है, ये 2002 का एरर है। अब अगर हम प्रीवियस ईयर के एरर को यूज करना चाहें नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन करने में, तो इसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? ये रेजिडुअल है, इसको मैं एम ए भी कह देता हूँ, बल्कि फिलहाल इसको एरर रखते हैं। अब आपने क्या किया, इसको कॉपी किया और आपने एक रो नीचे पेस्ट कर दिया। इसका मतलब है ये जो 2001 की वैल्यू है, ये डिपेंड कर रही है 2002 के रेजिडुअल पे। दूसरी जबान में 2001 की वैल्यू डिपेंड कर रही है 2000 के एरर पे। इस तरह 2002 की वैल्यू डिपेंड कर रही है 2001 के एरर पे। 2003 की वैल्यू डिपेंड कर रही है 2002 के एरर पे। ये हो गया लैग वन। अच्छा, इसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। आपने कहा मूविंग एवरेज में हमने लैग वन ले लिया है। लैग वन लेने का मतलब ये है कि आपने एरर का एक लैग लिया है, और अगर आप कहते हैं लैग टू लिया है, तो इसका मतलब है आपने दो लैग लिए। लैग थ्री का मतलब है आपने तीन लैग लिए। तो जिस तरह हम ऑटो रिग्रेशन में लैग ले रहे थे, इसी तरह हम लोग मूविंग एवरेज में भी लैग ले सकते हैं, एक लैग, दो लैग, तीन लैग, चार लैग, चार लैग या पांच लैग। अब वही बात आ जाएगी लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया। हम डिसाइड कैसे करेंगे कि मूविंग एवरेज के कितने लैग लेने चाहिए, कितने लैग नहीं लेना चाहिए? तो ये बात जैसे मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ईव्यूज की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, और ऑटो रिग्रेशन और मूविंग एवरेज के लैग कैसे लिए जाते हैं। अब एक हो गया ऑटो रिग्रेशन, एक हो गया मूविंग एवरेज, ये दोनों अलग अलग मॉडल है। अब हम दोनों को मिला देते हैं, तो ये बन जाएगा अरमा। अरमा।
अरमा का मतलब है आपने ऑटो रिग्रेशन भी लिया है, आपने मूविंग एवरेज भी लिया है। ऑटो रिग्रेशन को हम कहते थे पी, और मूविंग एवरेज को हम कहते हैं क्यू। ठीक है, मतलब क्या इस बात का, आपने कहा AR 2 है, AR 2 है और मूविंग एवरेज 3 है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये हुई कि ऑटो रिग्रेशन में आपने 2 लेग लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के आपने 2 लेग लिए, और मूविंग एवरेज में आपने 3 लेग लिए, मतलब रेसिडुअल में आपने 3 लेग लिए। तो आपसे पूछा जाएगा अरमा का ऑर्डर क्या है, तो आपने कहा 2 3। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है PQ का ऑर्डर क्या है, तो P का मतलब होता है ऑटो रिग्रेशन, आपने 2 कह दिया, और मूविंग एवरेज को कहते हैं Q, उसमें आपने कह दिया 3, तो आप कहेंगे PQ का जो ऑर्डर है ना वो 2 और 3 है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अरमा का ऑर्डर क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है PQ का ऑर्डर क्या है। तो आपने 2 और 3 बता दिया, इसका मतलब है आपने मॉडल रन करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लेग लिए हैं और मूविंग एवरेज के 3 लेग लिए हैं। अगर आप कहते हैं कि PQ का ऑर्डर है 1 और 4, इसका मतलब ये हुआ कि ऑटो रिग्रेशन में 1 लेग लिया गया है और मूविंग एवरेज के 4 लेग लिए गए हैं, तो ये हो गया PQ। ठीक है, अब एक चीज है PDQ, PDQ। ठीक है, PDQ एक सेकंड लिख दो, PDQ। अब PDQ से क्या मुराद है, और एक टेक्निक है अरीमा, अरीमा से क्या मुराद है, ये दोनों बातें डिस्कस कर लेते हैं। A फॉर हो गया ऑटो रिग्रेशन, ठीक है। I फॉर हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और MA हो गया मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। तो अरीमा का फुल फॉर्म बन गया ऑटो रिग्रेशन इंटीग्रेशन मूविंग एवरेज। अब ऑटो रिग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मूविंग एवरेज भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सवाल ये उठता है ये इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन डिफरेंस को कहा जाता है, डी को कहा जाता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस। डिफरेंस को इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। तो अरीमा का मतलब ये हुआ PDQ। PDQ का मतलब ये हुआ, P से मुराद हो ऑटो रिग्रेशन का कौन सा लैग लिया है, डी से मुराद हुआ कौन सा डिफरेंस लिया है, क्यू से मुराद हुआ मूविंग एवरेज का कौन सा लैग लिया है। इसको शुरू से डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं मेरी सीरीज स्टेशनरी नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एज्यूम करते हैं मेरी सीरीज स्टेशनरी नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको डेल्टा वाई लेना पड़ेगा। डेल्टा वाई का मतलब ये डिफरेंस लेना पड़ेगा ताकि सीरीज स्टेशनरी हो जाए, और मैंने फर्स्ट डिफरेंस ले लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने फर्स्ट डिफरेंस लिया तो इसका मतलब है डी की वैल्यू है 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर PDQ। P मतलब ऑटो रिग्रेशन, D मतलब इंटीग्रेशन, और Q मतलब मूविंग एवरेज। तो मैंने ये बता दिया डिफरेंस आ गया 1। इसका मतलब है मुझे इसको स्टेशनरी करने के लिए डिफरेंस लेना पड़ा था, और फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर ये स्टेशनरी हो गया था। फिर सेकंड स्टेप मैंने इसके ऊपर रन करना है ऑटो रिग्रेशन। ऑटो रिग्रेशन, ऑटो रिग्रेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अपना डिपेंडेंट वेरिएबल मान के इसके लैग ले लूंगा। बस फर्क ये है कि अब मैं y के लैग नहीं लूंगा, मैं अब डेल्टा y के लैग लूंगा, क्योंकि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल अब y नहीं है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल अब डेल्टा y है। इसके लैग लूंगा। अब माने मैंने इसके 2 लैग ले लिए, तो इसका मतलब है ऑटो रिग्रेशन में मैंने 2 लैग लिए, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो ऑटो रिग्रेशन के 2 लैग और डिफरेंस का एक फर्स्ट डिफरेंस ले लिया, और फिर मूविंग एवरेज के लिए मैं रेसिडुअल के लैग लूंगा, उसके लैग ले लिए मैंने 3। तो मुझसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि अगर आपने अरीमा रन किया है तो बताएं कि अरीमा का ऑर्डर क्या है, PDQ क्या है। मैंने कहा 2 1 3, इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लैग लिए हैं, डिफरेंस 1 लिया है, और मूविंग एवरेज के 3 लैग लिए हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि सबसे पहले तो हम डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस को हमने सेंटर में क्यों लिखा है, सबसे पहले लिखना चाहिए। उसकी वजह ये था, अगर मैं इंटीग्रेशन को पहले लिख दूंगा तो इसका नाम बन जाएगा IARMA। अब ये प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता, तो रिसर्चर्स ने क्या किया, आई को बीच में ले आए ताकि इसको प्रोनाउंस किया जा सके, इसका अरीमा नाम रख दिया है। जबकि पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हम ऑटो इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हम मूविंग एवरेज करते हैं। आई पहले आना चाहिए था, लेकिन इसको प्रोनाउंस अरीमा किया जाता है, तो आई को सेंटर में ले आए थे ताकि इसको प्रोनाउंस करने में आसानी हो जाए। अब सवाल ये होता है अरमा और अरीमा में फर्क क्या है। अरमा और अरीमा में फर्क ये है, अरमा में ये जो डी है ना ये 0 हो जाएगा, मतलब हम डिफरेंस नहीं लेंगे। डिफरेंस इसलिए नहीं लेंगे कि हमारी जो सीरीज है ना
वो लेवल पे स्टेशनरी होगी, उसको स्टेशनरी करने के लिए हमें डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारी सीरीज लेवल पे स्टेशनरी हो जाती है तो हम y के ऊपर ही काम कर लेंगे, y के ही लैग ले लेंगे, y पे ही ऑटो रिग्रेशन और मूविंग एवरेज कर देंगे। जब हम y पे ही ऑटो रिग्रेशन और मूविंग एवरेज दोनों रन कर देंगे तो ये बन जाएगा अरमा। अरमा इसलिए बन गया क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमने की ही नहीं, डिफरेंस तो हमने लिया ही नहीं। लेकिन अगर मेरी सीरीज स्टेशनरी नहीं है और उसको स्टेशनरी करने के लिए मुझे डिफरेंस लेना पड़ा, तो इसका मतलब है मैंने इंटीग्रेशन की है, तो फिर इसके अंदर डी ऐड हो जाएगा तो ये अरीमा बन जाएगा। अब माने हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको पी डी क्यू कहा जाता है। तो अगर इसका ऑर्डर है 2 0 0, इसका मतलब ये है सीरीज ऑलरेडी स्टेशनरी थी, आपको स्टेशनरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ डिपेंडेंट के दो लेग ले लिए और आपने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब है आपने सिर्फ ऑटो रिग्रेशन रन किया है। ठीक है, क्योंकि पी का ऑर्डर 2 है और डी और क्यू का ऑर्डर 0 0 है। अगर ये 0 0 2 होता, इसका मतलब ये हुआ है कि आपने सिर्फ मूविंग एवरेज ली है और उसके आपने दो लेग ले लिए। तो इस मॉडल का नाम हो जाएगा मूविंग एवरेज, क्योंकि आपने ऑटो रिग्रेशन तो मतलब कोई डिपेंडेंट का कोई लेग लिया ही नहीं है। और अगर ये हो जाता 2 0 2, इसका मतलब है आपने डिपेंडेंट के भी दो लेग लिए, मूविंग एवरेज के भी दो लेग लिए, लेकिन आपने डिफरेंस नहीं लिया, तो ये बन जाएगा अरमा, ARMA। लेकिन आपने डिफरेंस भी अगर बीच में एक ले लिया तो अभी अरीमा बन जाएगा। इसका मतलब आपने डिफरेंस भी लिया है, डिपेंडेंट के लेग भी लिए, इंडिपेंडेंट के लेग भी लिए हैं। तो टेक्निकली ये फर्क है ऑटोगेशन में, मूविंग एवरेज में, अरमा में और अरीमा में। ये काफी हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अभी ये बस 10-15 मिनट के अंदर मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया, ताकि एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए पूरे टाइम सीरीज का अरमा अरीमा का। अब ये अरमा अरीमा के लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट होते हैं, लैग को कैसे लिया जाता है, ये सारी वीडियोस मैंने ईव्यू पे डिस्कस, ईव्यू की प्लेलिस्ट में डिस्कस की हुई है। इसके अलावा ये जो ऑगमेंटेड डिके फ्लो का टेस्ट है, इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ये तमाम चीजें ईव्यूज के अंदर अवेलेबल है, ईव्यूज की प्लेलिस्ट के अंदर।